हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, सामान्य हिंदी के अंतर्गत मैंने अपने पिछले वीडियो में महामना मालवीय नामक जो संस्कृत का पाठ है उसका हिंदी अनुवाद आपको पढ़ाया था। आज इस वीडियो में मैं इसी पाठ के हिंदी अनुवाद को फिर बताऊंगी। तो देखिए, देहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेस्या अधिवेशने अयम अध्यक्ष पदम अलंकृतवान। सबसे पहले बच्चों हम जो है हिंदी शब्दार्थ जान लेते हैं। देहल्यां माने दिल्ली के, त्रयोविंशतितमे माने होता है 23वें, कांग्रेस्या माने कांग्रेस, अधिवेशने माने अधिवेशन में, अयम माने इन्होंने, अध्यक्ष पदम माने अध्यक्ष के पद को, अलंकृतवान माने सुशोभित किया। बच्चों, जब भी हम अनुवाद कर रहे होते हैं उस समय संस्कृत में जो है शब्दों को तोड़कर पढ़ते हैं। तो देहल्यां माने दिल्ली के, त्रयोविंशतितमे माने 23वें, कांग्रेस्या अधिवेशने कांग्रेस अधिवेशन में, अयम माने यह, इन्होंने, अध्यक्ष पदम माने अध्यक्ष के पद को, अलंकृतवान माने सुशोभित किया। रोलेट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधे अस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्ल शासका भीता जाता। रोलेट एक्ट इत्याख्यस्य इस नाम या इस कानून के, विरोधे माने विरोध में, अस्य माने इनके, ओजस्वी माने ओजस्वी, भाषण माने भाषण को, श्रुत्वा माने सुनकर, आंग्ल शासका माने अंग्रेज शासक, भीता जाता माने भयभीत हुए। पूरे का हिंदी अनुवाद क्या होगा? रोलेट एक्ट इस कानून के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हुए। बहुबारम का हिंदी अनुवाद होता है बच्चों अनेक बार। कारागारे माने जेल में, निक्षिप्तो अपि माने डालने पर भी, अयम माने इस, वीरा माने वीर ने, देश सेवा व्रतम माने देश सेवा के व्रत को, न त्याजत माने नहीं त्यागा। अनेक बार कारागार में डालने पर भी इस वीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं त्यागा। बच्चों आ गया होगा समझ में। इसके बाद देखिए, हिंदी, संस्कृत, आंग्ल भाषासु अस्य समाना अधिकारा आसी। हिंदी, संस्कृत मतलब संस्कृत, आंग्ल लिखा हुआ है, आंग्ल माने अंग्रेजी, भाषासु माने भाषाओं में, अस्य माने इनका, समाना माने समान, अधिकारा माने अधिकार, आसीत माने था। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं में इनका समान अधिकार था। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानाम उत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नं करोत्। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानाय मतलब हिंदुस्तान के उत्थान के लिए, अयम माने इन्होंने, निरंतरम माने निरंतर, प्रयत्न माने प्रयत्न, अकरोत माने किया। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षैव माने शिक्षा से ही, देशे समाजे च देश और समाज में, नवीनः प्रकाशा उदेति नवीन प्रकाश उदित होता है। अतः श्री मालवीयः अतः श्री मालवीय ने वाराणस्यां माने वाराणसी में, काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। फिर से एक बार बच्चों देख लो, शिक्षा से ही, देशे समाजे च देश और समाज में, नवीनः प्रकाशा उदेति नवीन प्रकाश उदित होता है।
अतः श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माण है, इसके निर्माण के लिए, अयम माने इन्होंने, जनान माने लोगों से, धनम माने धन, अयाचत माने मांगा। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। जनाश्च चा को आगे लाएंगे तो क्या होगा, और जना माने लोगों ने, और लोगों ने, महत्यस्मिन माने इस महान, ज्ञान यज्ञ माने ज्ञान यज्ञ में, प्रभुतम माने अत्यधिक या बहुत सा, धनम माने धन, अस्मय माने इन्हें, प्राचन माने दिया, और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में बहुत सा धन इन्हें दिया। तेन निर्मितो अयम विशाला, तेन माने जिससे, निर्मितो माने निर्मित, अयम माने यह, विशाला माने विशाल, उस जिससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय माने विश्वविद्यालय, भारतीय नाम माने भारतीयों की, दानशीलताया माने दानशीलता, श्री मालवीयस्य यशस्य च, और श्री मालवीय के यश की, प्रतिमूर्ति माने प्रतिमूर्ति के समान, विभाति माने सुशोभित है। फिर से बच्चों, ये जो मैंने जिस लाइन का हिंदी अनुवाद बताया उसको फिर से पढ़ लीजिए। तेन निर्मितो, उससे निर्मित, अयम माने क्या बताया, यह, विशाला माने विशाल, विश्वविद्यालय माने विश्वविद्यालय, भारतीय नाम माने भारतीयों की, दानशीलताया माने दानशीलता, फिर चा को आगे ले आएंगे, और श्री मालवीय यशस्य, और श्री मालवीय के यश की, प्रतिमूर्ति, प्रतिमूर्ति के समान, विभाति माने सुशोभित है। साधारण स्थितों को अपि, साधारण स्थिति का कोई भी, जना माने व्यक्ति, महतो उत्साहीन माने बड़े उत्साह से, मनुष्यतया माने विचारशीलता से, पौरुषेण माने और पौरुष से, असाधारण अपि, असाधारण भी, कार्यम कर्तुम, कार्य करने में, क्षमा माने समर्थ हो सकता है, इत्यदर्शत, यह कर दिखाया। मनीषी मूर्धन्य, मनीषी माने श्रेष्ठ, मूर्धन्य माने विद्वान, श्रेष्ठ विद्वान मालवीय, यह श्रेष्ठ विद्वान मालवीय ने कर दिखाया। एतदर्थ में, इसीलिए, जनास्तम माने लोगों ने, महामना, महामना इत्युपाधिना, इस उपाधि से, अभिधातुम आरब्धवंता, इन्हें पुकारना प्रारंभ किया। बच्चों मुझे लग रहा है कि मुझे एक बार पुनः इसको पढ़ाना चाहिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और बच्चों आज जो गृह कार्य मैं आपको दे रही हूँ, जितना भी मैंने आपको आज संस्कृत का ये गद्यांश पढ़ाया है उसका हिंदी अनुवाद आपको अपनी HW की कॉपी पे करना है। तो पुनः एक बार पढ़ें। देहल्याम माने दिल्ली के, त्रयोविशत तमे माने क्या बताया, 23वें, कांग्रेस अधिवेशनम अयम माने कांग्रेस अधिवेशन में, अयम माने इन्होंने, अध्यक्षम माने अध्यक्ष, पदम माने अध्यक्ष के पद को, अलंकृतवान माने सुशोभित किया। दिल्ली के 23वें कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को अलंकृत किया। रोलेट एक्ट इत्याख्यस, रोलेट एक्ट इस कानून के विरोधे माने विरोध में, अस्ति माने इनके, ओजस्वी भाषणम श्रुत्वा, ओजस्वी भाषण को सुनकर, आंग्ल शासका भीता जाता, अंग्रेज शासक भयभीत हो गए। बहुबार, अनेक बार, कारागारे निक्षिप्त, कारागारे माने जेल में डालने पर भी, अनेक बार जेल में डालने पर भी, अयम माने इस, वीर माने वीर ने, इस वीर ने, देश सेवा व्रतम, देश सेवा के व्रत को, ना त्याजत माने नहीं त्यागा। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषा, हिंदी संस्कृत अंग्रेजी भाषाओं में, अस्य समाना अधिकारा आसीत, इनका समान अधिकार था। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान नाम
हिंदुस्तान के उत्थानाय माने उत्थान के लिए, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए, अयम माने इन्होंने, निरंतरम माने निरंतर, प्रयत्न अकरोत् निरंतर प्रयास या प्रयत्न किया, शिक्षा माने शिक्षा से ही, देशे समाजे च देश और समाज में, नवीनः प्रकाशा उदेति नवीन प्रकाश उदित होता है, अतः श्री मालवीयश अतः श्री मालवीय ने, वाराणस्याम माने वाराणसी में, काशी विश्वविद्यालय से काशी विश्वविद्यालय की स्थापना अकरोत् स्थापना की, अस्य निर्माणाय मतलब निर्माण के लिए, अस्य मतलब इसके निर्माण के लिए, अयम जनान धनम अयाचत इन्होंने लोगों से धन, अयाचत माने मांगा, जनाश्च और लोगों ने, महत्तस्मिन् माने इस महान, ज्ञान यज्ञ माने ज्ञान यज्ञ में, प्रभूतम माने प्रभूतम का क्या हिंदी शब्दार्थ मैंने बताया था बच्चों, बहुत सा, धनम माने धन, अस्मय माने इन्हें, प्रयाच्छन माने दिया, और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में बहुत सा धन इन्हें दिया, तेन निर्मितो उससे निर्मित, अयम माने यह, विशाल माने विशाल, उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय, भारतीय नाम माने भारतीयों की दानशीलता, श्री मालवीय और श्री मालवीय के यश की, प्रतिमूर्ति माने प्रतिमूर्ति के समान, विभाति माने सुशोभित है, उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्ति के रूप में सुशोभित है, साधारण स्थितों को अपनी, साधारण स्थिति का कोई भी, जन्म माने व्यक्ति, साधारण स्थिति का कोई भी व्यक्ति, महतो उत्साहेन अत्यधिक उत्साह से, मनस्वितया माने विचारशीलता से, पौरुषेण च और पौरुष से, असाधारण मपि असाधारण कार्य करने में, क्षमा माने समर्थ हो सकता है, इत दर्शक ऐसा कर दिखाया, मनीषी मूर्धन्या मालवीय ऐसा श्रेष्ठ विद्वान मालवीय ने कर दिखाया, एतदर्थ में इसीलिए जनास्तम माने लोगों ने इन्हें महामना इत्युपाधना, महामना इस उपाधि से, अभिधातुमा आरब्धवंता पुकारना प्रारंभ कर दिया, इसीलिए लोगों ने इन्हें महामना इस उपाधि से पुकारना प्रारंभ कर दिया। बच्चों आगे हिंदी अनुवाद इस प्रकार होगा, महामना विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता, पटु पत्रकार च आसीत, महामना, महामना किसके लिए कहा गया, मालवीय जी के लिए, महामना विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता माने धार्मिक नेता, पटु माने होता है कुशल या निपुण, और कुशल पत्रकार थे या निपुण पत्रकार थे, परमस्य, परमस्य माने परंतु इनका, सर्वोच्च गुणा माने सर्वोच्च गुण, जन सेवयो माने लोगों की सेवा ही, आसीत माने था, परंतु इनका सर्वोच्च गुण लोगों की सेवा ही था, यत्र कुत्रापि माने जहाँ कहीं भी, अयम माने यह, जनानान माने लोगों को, दुखितान माने दुखी, पीड़मानस्य च और पीड़ित, अपश्यत माने देखते, त्रत्रयो माने वहीं, सा माने यह, शीघ्रमेव माने शीघ्र ही, उपस्थिता माने उपस्थित होकर, सर्वविधम माने सभी प्रकार से, सहायच माने सहायता, अकरोत माने करते, जहाँ कहीं भी यह लोगों को दुखी और पीड़ित देखते, तत्र वहीं, सामान्य यह शीघ्र ही उपस्थित होकर सभी प्रकार से उनकी सेवा करते, प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासी, प्राणी सेवा प्राणियों की सेवा, अस्य माने इनका, स्वभाव माने स्वभाव, एवाशीत माने था, लोगों की या प्राणी सेवा इनका स्वभाव था। अद्य अस्माकम तोड़ देते हैं, अद्य माने आज, अस्माकम माने हमारे,
आज हमारे मध्य माने मध्य अनुपस्थितो अपि अनुपस्थित होने पर भी महामना मालवीय स्वयशस्य अमूर्त रूपेण अपने यश रूपी अपने यश के अमूर्त रूप से प्रकाशन माने प्रकाश, वितरण माने वितरित करते हुए अंधे तमिस माने गहन अंधकार में निमग्न जनान माने लोगों को सन्मार्गम माने सत्मार्ग दर्शन माने दिखाते हुए स्थाने स्थाने माने जगह जगह पर जने जने माने लोगों के बीच उपस्थित एवं माने उपस्थित हैं। क्या होगा बच्चों इसका हिंदी अनुवाद? आज हमारे मध्य महामना मालवीय अनुपस्थित होने पर भी अपने यश के अमूर्त रूप से प्रकाश वितरित करते हुए गहन अंधकार में निमग्न लोगों को सत्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर लोगों के बीच उपस्थित हैं। इसके बाद बच्चों श्लोक दिया हुआ है, जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा। जयंती माने जय हो, महाभागा माने महान भाग्यशाली लोगों की, जन सेवा परायणा माने लोगों की सेवा में तत्पर रहने वाले, लोगों की सेवा में तत्पर रहने वाले उन श्रेष्ठ पुरुषों की जय हो। जरा मृत्यु भयम नास्ति एषाम कीर्तितनु क्वचित। जिनके ऐसा माने जिनके, कीर्ति तनु माने यश रूपी शरीर को, क्वचित माने कहीं भी, जरा मृत्यु भयम नास्ति, जरा माने वृद्धावस्था का और मृत्यु का भय नहीं। एक बार पुनः इसको देख लीजिए, महामना विद्वान वक्ता, महामना विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता धार्मिक नेता, पटु पत्रकाराश्च आसीत और निपुण पत्रकार थे। परमस्य का मतलब होगा परंतु इनका, सर्वोच्च गुण माने सर्वोच्च गुण, जन सेवा माने लोगों की सेवा ही था, परंतु इनका सर्वोच्च गुण लोगों की सेवा ही था। अत्र कुत्रापि जहाँ कहीं भी, अयम जनान यह लोगों को, दुखितान माने दुखी, पीड़मानस्य च पश्यत और पीड़ित देखते, जहाँ कहीं भी यह लोगों को दुखी और पीड़ित देखते, तत्रैव सा वहीं शीघ्र ही यह उपस्थिता माने उपस्थित होकर, सर्वविधम माने सभी प्रकार से, सहायच और सभी प्रकार से सहायता, अकरोत माने करते। प्राणी सेवा अस्य स्वभावा आसीत्, प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। अद्यस्माकम आज हमारे मध्य माने बीच, आज हमारे बीच अनुपस्थित होने पर भी महामना मालवीय स्वयं यश अमूर्त रूपेण अपने यश के अमूर्त रूप से प्रकाश वितरण माने प्रकाश वितरित करते हुए, अंधे तमस निमग्नान माने गहन अंधकार में निमग्न, जनान माने लोगों को सत्मार्ग दर्शन माने दिखाते हुए, स्थाने स्थाने माने स्थान स्थान पर, जने जने उपस्थिता एवं लोगों के बीच उपस्थित है। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा। परायणा का क्या हिंदी शब्दार्थ होगा बच्चों? तत्पर। जन सेवा में तत्पर उन महा या श्रेष्ठ लोगों की जय हो। ऐशाम माने जिनके, कीर्तितनु माने यश रूपी शरीर को, जिनके यश रूपी शरीर को, क्वचित माने कहीं भी, जरा मृत्यु भयम नास्ति वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं। मुझे आशा है बच्चों कि आपको ये जो मैंने हिंदी अनुवाद पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। यहीं से ये पाठ आपका क्या होता है, समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। हैव अ नाइस डे। स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको समाकलनों के प्रयोग पर आधारित कुछ और क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, पढ़ा था 10th में। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते थे? त्रिभुज के 3 शीर्षों के क्या दिए होते थे? निर्देशांक। और कहता था त्रिभुज के क्या निकालो? क्षेत्रफल। ये सब आदमी वैसे ही, लेकिन इसमें प्रयोग करना है समाकलन का।
कहेगा समाकलन का अनुप्रयोग करते हुए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए बी सी। तो बताइए त्रिभुज के शीर्ष है ए बी सी, तो इन तीनों शीर्षों से कौन सा त्रिभुज बनेगा? ए बी सी बनेगा। यानी मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके तीनों शीर्षों के क्या पता है? निर्देशांक। तो ये तो आप सवाल 10th में भी पढ़ चुके हैं। 10th में आप सूत्र से लगाते थे 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, यही करके, है ना। 11th में आपने सरल रेखा के कॉन्सेप्ट से भी पढ़ा हुआ है। 12th में त्रिभुज के तीन शीर्षों के निर्देशांक दिए हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आपने सारणिक विधि से भी पढ़ा हुआ है। लेकिन अब यही त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक पता है ना स्टूडेंट, और मुझे समाकलन का प्रयोग करना है, समाकलन की सहायता से निकालना है क्षेत्रफल। तो सवाल दो तरीके से पूछे जाएगा। ये सवाल दो तरीकों से पूछा जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहला तरीका ये होगा कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों के क्या होंगे? निर्देशांक होंगे। और दूसरा तरीका ये होगा कि त्रिभुज की, ये देखिए ये त्रिभुज है ना, तो इस केस में मुझे तीनों शीर्षों के क्या पता है? निर्देशांक। दूसरा केस हो सकता है कि यहाँ पे शीर्षों का निर्देशांक नहीं देगा, कहेगा त्रिभुज की भुजाओं के समीकरण। इस सवाल में तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं और दूसरा सवाल जो आएगा उसमें तीनों भुजाओं के क्या दिए होंगे? समीकरण। या सवाल ये नहीं बोलेगा, कहेगा उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो तीन रेखाओं से घिर के बना है। तीन रेखाओं का क्या दिया होगा? समीकरण दिया होगा। और कहेगा उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो तीन रेखाओं से घिर के बना है। बताइए तीन रेखाओं से घिर के क्या बनता है? त्रिभुज ही तो बनता है। तो अभी मैं आपको पहला केस बता रहा हूँ जब त्रिभुज के तीनों शीर्षों में क्या पता हो? निर्देशांक। और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, लेकिन किस विधि से? समाकलन विधि से। तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक पता है और इनका नाम भी पता है ए बी सी। अगर नाम ना दिया हो तो मान लीजिए ए बी सी मान लीजिए या पी क्यू आर मान लीजिए। तो इसमें तो मुझे दिया गया है ना, क्या दिया है? दिया है ए के निर्देशांक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। ए के निर्देशांक 2,5, बी के निर्देशांक 4,7, सी के निर्देशांक 6,2। तो स्टूडेंट्स अगर त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक पता हो तो आपको तुरंत उस त्रिभुज का फिगर बनाना है, कार्तीक। ये आपको याद रखना है, फिगर जरूर बनेगा, बिना फिगर के नहीं आएगा। और कार्तीक में बिंदु बिंदु बनेगा ना त्रिभुज, तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक पता। पहला शीर्ष क्या है? ए 2,5। 2,5 बदल जाइए, x अक्ष में 2 और y अक्ष में 5। ये अंदाज से मैं ले रहा हूँ, ये एक पॉइंट हो गया 2,5। दूसरा पॉइंट क्या है? 4,7। तो 4,7 x अक्ष में 4, 2 से आगे होगा, y अक्ष में 7, 5 से ऊपर होगा। तो ये स्टूडेंट बी हो गया 4,7। ये आप सब लोग जानते हैं कार्तिक में त्रिभुज का फिगर मैं बना रहा हूँ। सी के निर्देशांक 6,2। तो x अक्ष में 6 चलना है। अभी आप कितना चले? 4 तक चले तो 6 आगे होगा और 2 काम है, 5 से भी कम है, 7 से भी कम है, तो 6 काम है तो कुछ यहाँ पर स्थित होगा। ये आपको अंदाज होना चाहिए। कार्तिक में पॉइंट करना। आप बताइए ये तीनों पॉइंट मिल गए ए बी सी, इनको आप मिला दीजिए आपस में। ए से बी, बी से सी, सी से ए। सबसे सरल तरीका स्टूडेंट्स पता है कौन सा है? जब आपको त्रिभुज के तीनों शीर्षों के क्या पता होंगे? निर्देशांक। तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक पता है। ये त्रिभुज ऐसा ड्रॉ होगा और ये त्रिभुज कैसा है? प्रथम चतुर्थांश में है और प्रथम चतुर्थांश में सारा एरिया पॉजिटिव मिलेगा। अगर कुछ एरिया यदि प्रथम के अलावा होता तो मॉड लगा के इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना। तो आपको क्या करना है? ये फिगर बन गया। त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक पता ही है। तीनों शीर्षों से x अक्ष पे लंब डाल दीजिए। ये पहला लंब, ये दूसरा लंब, तीनों शीर्षों से x अक्ष पे लंब डालना है। तो ये P, ये Q, ये R पॉइंट है। P के निर्देशांक क्या होंगे? कहाँ से लंब डालना है? A से। तो A का भुज वही रहेगा और ये P कहाँ पर है? x अक्ष में। तो P के निर्देशांक 2,0। B के निर्देशांक, Q के निर्देशांक क्या होंगे स्टूडेंट्स? 4,0 और R के निर्देशांक स्टूडेंट्स क्या होंगे? C से गिरा 6,0, है ना। तो रचना में हम क्या करेंगे?
रचना लिखना है आपको। त्रिभुज के शीर्षों ए बी तथा सी से लंब AP, BQ तथा CR खींचे। अब स्टूडेंट्स आपको एक काम करना है, जब कभी भी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक पता होंगे तो इतना काम तो तुरंत आप कर ही लेंगे। आपको एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समीकरण निकालने पड़ेंगे। यानी AB भुजा का समीकरण, फिर BC भुजा का समीकरण, फिर CA भुजा का समीकरण। ये काम हमारे पास है। तो सबसे पहले हम क्या क्या निकालेंगे, ये मैं साफ कर दे रहा हूँ। अब मैं AB भुजा का समीकरण निकालूंगा, फिर BC भुजा का, फिर CA भुजा के। जब तक भुजाओं के समीकरण और तीनों शीर्षों के निर्देशांक नहीं पता होंगे तब तक सवाल नहीं लगेगा। तो इस स्थिति में हमें सिर्फ त्रिभुज के तीनों शीर्षों के क्या पता है, निर्देशांक। तो मुझे चाहिए तीनों भुजाओं के क्या समीकरण, तीनों भुजाओं के समीकरण भी पता होने चाहिए और तीनों शीर्षों के निर्देशांक भी पता होना चाहिए, तभी समाकलन की सहायता से आप हल कर पाएंगे। तो मुझे तीनों शीर्षों के निर्देशांक पता, तीनों भुजाओं के समीकरण निकालेंगे। तो सबसे पहले किसका समीकरण, AB का समीकरण, AB का समीकरण। तो AB में A के निर्देशांक भी पता है, B के निर्देशांक भी पता है। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण का सूत्र क्या होता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 इक्वल, अब देखिए यहाँ पे किसके समीकरण निकालने, AB का। तो AB का A निर्देशांक है 2,5, B निर्देशांक है 4,7। नंबरिंग देंगे x1 y1 x2 y2। इससे आप सिर्फ y का मान निकाल लीजिए बस। तो y माइनस y1 कितना है 5, y2 कितना है स्टूडेंट 7, और माइनस y1 कितना है 5, तो 7 में 5 गया 2 अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 4 माइनस x1 2, तो यहाँ पर भी 2 रहेगा। और x माइनस x1 कितना है स्टूडेंट 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। मैंने क्या कहा, सिर्फ y का मान निकाल लीजिए। तो y माइनस 5 बराबर x माइनस 2, इससे y का मान क्या है, 5 को पक्षांतर करेंगे तो x माइनस 2 और प्लस 5, तो स्टूडेंट हो जाएगा y बराबर x प्लस 3। ये किस रेखा का समीकरण बन गया, AB का। तो AB वाली लाइन में मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ y बराबर कितना, x प्लस 3। ये आप लिख लीजिए तो ज्यादा आपको पहचानने में आसानी रहेगी कि इस AB का समीकरण ये है। आप किसका समीकरण निकालेंगे, BC का समीकरण, फिर किसका, CA का। थोड़ा लेंथी होते हैं सवाल, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में ही आते हैं। तो y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सबसे y का मान निकालना, इसका समीकरण अपनी बार निकालना है स्टूडेंट्स, BC का। तो शीर्ष लेंगे किसके, B के और C के। तो B के शीर्ष क्या है 4,7 और C के शीर्ष 6,2। फिर से नंबरिंग x1 y1 x2 y2, गलती आपको नहीं करनी है। तो स्टूडेंट्स y माइनस y1 कितना है 7 इक्वल y2 माइनस y1, तो y2 2 माइनस y1 7, तो 2 में 7 गया माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 4 तो 2, और ब्रैकेट में x माइनस x1 की जगह 4। तो स्टूडेंट हमें सिर्फ y चाहिए, तो y कैसे निकलेगा, y बराबर माइनस का 5x y2 गुणा कर रहे हैं, और ये माइनस माइनस प्लस, 5 चौके 20 और बटे 2 यानी 10, ये माइनस का 7 पक्षांतर कर दिया प्लस का 7, इससे y बराबर आएगा माइनस का 5x y2 और प्लस 17। तो ये इसका समीकरण हो गया y बराबर माइनस का 5x y2 और ये प्लस का कितना 17 है ना स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं, अब किसका समीकरण हम निकालेंगे, CA का। बस इतना निकालने के बाद काम आसान है, फिर कठिन नहीं है। बस आपको इतना याद रखना, तीनों शीर्षों के निर्देशांक पता हो और तीनों भुजाओं के समीकरण पता हो। तो हम तीसरी भुजा का समीकरण निकाल रहे हैं, AC का समीकरण।
फिर से सूत्र लगेगा y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तब की बार सी से लेंगे a के और c के, तो a का शीर्ष 2 का 5, c का 6 का 2, नंबरिंग दे x1 y1 x2 y2। तो y माइनस y1 तो y माइनस y1 की जगह 5 इक्वल y2 कितना 2 माइनस y1 कितना 5 अपॉन x2 6 माइनस x1 2 और इंटू x माइनस x1 कितना 2। तो स्टूडेंट्स y माइनस 5 बराबर यहाँ पर 2 में 5 गया माइनस 3 बटे 4 और ब्रैकेट में x माइनस 2। अब मुझे y का मान निकालना है, तो y बराबर यहाँ माइनस 3 बटे 4 के अंदर गुणा, तो माइनस 3 बटे 4 x और प्लस माइनस माइनस प्लस और यहाँ 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो आएगा 3/2 और ये माइनस का 5 प्लस का 5। थोड़ा सा मैं इसको और सॉल्व कर लेता हूँ, तो y बराबर माइनस 3 बटे 4 x और प्लस अंदाजा लेके हल करेंगे, तो 5 दूनी 10 10 और 3 13 13 बटे 2। ये किसका समीकरण हो गया AC का, तो ये AC है ना, तो AC में लिखे दे रहे हैं y बराबर माइनस का 3x/4 और प्लस का 13/2 है ना। स्टूडेंट्स आप बहुत ध्यान से देखिए, अब सवाल बिल्कुल सरल हो चुका है। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, कौन से त्रिभुज का, ABC का। भैया शीर्ष दिए गए ABC, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ ABC। और देखिए ये जो त्रिभुज है ये ABC, इसके दो पोर्शन हो रहे हैं, फर्स्ट पोर्शन सेकंड पोर्शन है ना। देखिए फर्स्ट पोर्शन को अगर ध्यान से देखिए तो कितने फिगर में फर्स्ट पोर्शन आ रहा है, कितने फिगर में आ रहा है फर्स्ट पोर्शन, और सेकंड पोर्शन कितने फिगर में आ रहा है। तो करने के दो तरीके, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा। देखिए इस त्रिभुज के कितने पोर्शन हो रहे हैं, दो, दोनों में आप वर्टिकल स्ट्रिप लगा दीजिए, क्योंकि दोनों पोर्शन किसके द्वारा घिरे हैं, एक्स अक्ष के ऊपर ही तो बाउंड है। देखिए ये पोर्शन एक्स अक्ष के कितना कवर कर रहा है P से Q तक, और ये वाला जो भाग है वो इस पोर्शन में, और ये पोर्शन एक्स अक्ष में कितना कवर कर रहा है Q से R। तो बस दोनों में वर्टिकल स्ट्रिप लगाइए, एक वर्टिकल स्ट्रिप इस पोर्शन में और एक वर्टिकल स्ट्रिप इस पोर्शन में, और एक्स अक्ष के ऊपर इसकी चौड़ाई कितनी dx, इसकी भी चौड़ाई कितनी dx। तो बताइए मुझे क्या देखना है चित्र से, चित्र से बस आप सीधे लिखेंगे, चित्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये तो चाहिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इस आकृति का क्षेत्रफल प्लस इस आकृति का क्षेत्रफल, और दोनों आकृतियां एक्स अक्ष के ऊपर है तो क्षेत्रफल पॉजिटिव लगेगा, यानी किसी का भी क्षेत्रफल निकालते समय मॉड लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो बताइए क्या, यहाँ पे एक नाम मैं डाले लेता हूँ S है ना। तो के साथ इसका ABS का क्षेत्रफल और BSC का क्षेत्रफल बराबर ABS का क्षेत्रफल प्लस BSC का क्षेत्रफल। आप देखिए वर्टिकल स्ट्रिप लगाई है, अब वर्टिकल स्ट्रिप देखिए, इस वर्टिकल स्ट्रिप में ध्यान से देखिए दो रेखाएं आ रही हैं, एक AB और नीचे से कौन सी AC। देखिए ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है इसका टॉप क्या है, टॉप में AB रेखा है और बॉटम में कौन सी रेखा है AC। तो ये दो वक्रों से घिरे भाग का क्षेत्रफल बन रहा है, तो दो वक्रों से घिरे भाग का क्षेत्रफल वर्टिकल स्ट्रिप के थ्रू क्या लगता है, इंटीग्रेशन y1 माइनस y2 इंटू dx बताया था ना मैंने। तो बताइए यहाँ पर मैं क्या लगाऊं, इंटीग्रेशन y1 माइनस y2 dx। और बताइए ये वर्टिकल स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक एक्स अक्ष में कवर, इस पोर्शन में बन रही, और इस पोर्शन में एक्स अक्ष में कहाँ से कहाँ चल रहा है P से Q, P में एक्स अक्ष का निर्देशांक 2, Q में 4, तो 2 से 4, ये सबसे सरल मेथड है। प्लस BSC बताइए, BSC में वर्टिकल स्ट्रिप ध्यान से देखिए, एक्स अक्ष में कहाँ से कहाँ चल रहा है Q से R, तो 4 से 6 लेफ्ट टू राइट 4 से 6, और यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप में फिर से देखिए दो रेखाएं आ रही हैं BC और AC आ रही है ना। तो BC टॉप माइनस बॉटम, BC का y माइनस AC का y, तो BC के y को स्टूडेंट्स में y3 मान लेता हूँ और AC के y को y4, क्योंकि y1 y2 मैं यूज कर चुका हूँ।
तो यहाँ पर लिखे दे रहे y3 माइनस y4 और इंटू कितना dx। बस इसको बस सही से सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन 2 से 4 y1, इसमें देखिए इसका y1 क्या है, ये y1, ये y2, ये y3, ये y4। तो बताइए y1 ab में है, तो ab के y1 का मतलब y1 का मतलब ab का y, तो ab का y है x plus 3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे y1 के लिए x plus 3 माइनस और y2 इससे का नीचे वाला हिस्सा है, यानी AC का जो y होगा स्टूडेंट्स वो होगा y2। तो AC का y है माइनस का 3x/4, यहाँ पे सावधानी से काम करेंगे, माइनस का 3x/4 और प्लस का 13/2। गलती आप नहीं करेंगे, कैलकुलेशन है इसमें प्लस। अब आगे बढ़ेंगे 4 से 6 y3 का मतलब है स्ट्रिप का y, स्ट्रिप के ऊपर जो देखा है उसका y कितना है, माइनस का 5x/2 प्लस का 17 और माइनस y4 कितना है स्टूडेंट्स, y4 देखेंगे, y4 ये आ रही है इसका, y4 की जगह कितना माइनस का 3x/4 प्लस का 13/2। बस इसको मुझे सही से सॉल्व करना है, पहले इंटीग्रेट करना है, तब आंसर आएगा स्टूडेंट्स इसका। मैं फिगर साफ कर देता हूँ, आप फिगर की कोई जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन ही करना है आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या बनेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल को चलने दीजिए 2 से 4। सबसे पहले इसको ओरल करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस तो होगा x और प्लस 3x/4, x और प्लस 3x/4 करेंगे तो स्टूडेंट 7x/4 आएगा, और ये 3 और ये प्लस और माइनस माइनस, तो 3 माइनस 13/2, 3 दूनी 6, 6 में 13 गया, माइनस का 7/2 इंटू dx प्लस आगे बढ़ते हैं 4 से 6 माइनस का 5x/2 और ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 5x/2 और प्लस का 3x/4। तो स्टूडेंट एलसीएम लेंगे 4 और 2 4 माइनस का 10x और प्लस 4 एकम 4 और 3 एकम 3, तो आएगा स्टूडेंट माइनस का 7x/4, माइनस का 7x/4। और स्टूडेंट्स ये 17 है और ये प्लस और माइनस माइनस, माइनस का 13/2, तो 17 माइनस 13/2। सो स्टूडेंट्स जब 17 में हम 13/2 को घटाएंगे तो 17 दूनी 34, 34 में 13 में 21, 21/2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसको आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो 7/4 x का इंटीग्रेशन करेंगे, 7/4 का होगा नहीं, और x का इंटीग्रेशन x²/2, तो 7/4 होगा x²/2, तो 7/8 x², 7/8 बाहर x² अंदर, लिमिट 2 से 4 माइनस 7/2 का करेंगे तो 7/2 कांस्टेंट बचेगा 1dx, 1dx का मतलब x, 7x/2 लिमिट कितनी 2 से 4 प्लस। अब यहाँ पर करेंगे तो सेम, ये पद और ये पद सेम है, सिर्फ चिन्ह का अंतर है, तो यहाँ माइनस लगा के 7/8 x², लिमिट बदलेगी 4 से 6, और यहाँ पर प्लस 21/2 कांस्टेंट बचेगा 1, 1dx का मतलब x, लिमिट कितनी 4 से 6 स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब लिमिट रखते हैं 7/8, अपर लिमिट 4, 4 का वर्ग 16 माइनस 2 का वर्ग 4 12 माइनस यहाँ पर 7/2 x की जगह कितना 4, 7 चौके 28/2, तो 28/2 माइनस 7 दूनी 14, 14/2 और माइनस 7/8, यहाँ पर भी लिमिट रखें, अपर लिमिट है इसकी 6, 6 का वर्ग 36 माइनस 4 का वर्ग 16 20, और यहाँ पर 20/2 स्टूडेंट 6 में 4 जाएगा, अपर लिमिट 6 माइनस 4 यानी 2, तो स्टूडेंट 7/, यहाँ 4 से कैंसिल होगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये हो जाएगा स्टूडेंट 21/2 माइनस 28/2 में 14/2 जाएगा, 14/2 यानी 7 माइनस यहाँ पे 4 से काटेंगे 2 बार, यहाँ 3 बार, 7/21/2, और यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स आएगा
4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 7 पंचे 35, 35/2 और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया प्लस का 21। अब स्टूडेंट देखिए 30/2 में 35/2 माइनस करेंगे, माइनस का 14/2 माइनस 7 और प्लस का 21। यहाँ 2 से 14 करेंगे 7 बार तो -7 -7 -14 और 21 में 14 के स्टूडेंट्स कितना 7। तो स्टूडेंट्स इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 7 वर्ग इकाई। ये सवाल का क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया। सो स्टूडेंट्स हमने अगला क्वेश्चन किया है, रेखाओं x + 2y = 2, y - x = 1 तथा 2x + y = 7 से घिरे क्षेत्र का क्या निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए स्टूडेंट्स। तो देखिए ध्यान से देखिए इसमें स्टूडेंट्स 3 रेखाएं हैं, 3 रेखाओं से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर कभी 3 रेखाओं से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो तीनों को हल करके इनके प्रतिच्छेदन में कैसे, एक बार पहले दूसरे को हल करेंगे, प्रतिच्छेदन बिंदु निकालेंगे, फिर दूसरी तीसरी रेखा को हल करके इनका प्रतिच्छेदन बिंदु, तीसरी और पहली रेखा को हल करके 3 पॉइंट निकालेंगे। तो रेखाओं के समीकरण, रेखाओं के समीकरण क्या दिया है, x + 2y = 2, y - x = 1 और 2x + y = 7। ये समीकरण क्या हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, तीनों रेखाओं में 2-2 के पेयर बनाना है। पहले दूसरी को हल करके x और y का मान, दूसरी तीसरी को हल करके x और y का मान, तीसरी और पहली रेखा को हल करके x और y के मान। तो हल आप डायरेक्ट करेंगे, रफ में लिखिए पहली रेखा क्या है, x + 2y = 2 और यहाँ पर पहले मैं x लिख के दे रहा हूँ, -x + y = 1। पहले शुरुआत की 2 रेखाओं को हल करेंगे, फिर दूसरी तीसरी को, तीसरी पहली को, 3 बिंदु बनेंगे और फिर सवाल पुराना बन जाएगा। तो ये पूरा नहीं बताऊंगा, सिर्फ बिंदु बताया जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो x से x कैंसिल, 3y = 3, y = कितना 1। y का मान इन दोनों में से किसी एक में रखेंगे क्योंकि आप इन दोनों को ही हल कर रहे हैं। तो y का मान 1 यहाँ पे रख देंगे तो x = 0 आएगा। तो समीकरण 1 हुआ 2 का प्रतिच्छेदन बिंदु, 1 हुआ 2 का प्रतिच्छेदन बिंदु। मान लिया a के निर्देशांक, ये मैंने मानना मान लिया है कि क्या मान लिया 0,1 आ गया है ना। आप दूसरे और तीसरे समीकरण को हल करेंगे तो फिर उसका प्रतिच्छेदन बिंदु क्या ले लेंगे, b ले लेंगे और फिर तीसरे और पहले को हल करेंगे तो फिर प्रतिच्छेदन बिंदु क्या ले लेंगे, c ले लेंगे। तो आप समीकरण 2 व 3 को हल करेंगे, 2 व 3 का प्रतिच्छेदन बिंदु। सवाल सरल है, बस इसमें प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है। प्रतिच्छेदन बिंदु b के निर्देशांक, ये मैं मान रहा हूं कि प्रतिच्छेदन बिंदु b है। तो अब इन दोनों को हल करें, पहले x बराबर -x + y = 1 रफली करना है और यहाँ 2x + y = 7। आपकी बात लगा देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो लगा दीजिए, यहाँ चिन्ह बदले माइनस माइनस माइनस, तो माइनस का x और माइनस का 2x, माइनस का 3x और 1 में 7 जाएगा माइनस है। तो स्टूडेंट्स x बराबर आएगा 2, x बराबर 2 को इन दोनों में से कहीं पर भी रख लीजिए, तो x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 3 आएगा। तो इसके प्रतिच्छेदन बिंदु बने 2,3। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, आप किसको किसको हल करेंगे, तीसरे और पहले को, तो 3 बिंदु आपको पता चल जाएंगे, सवाल बिल्कुल पहला नंबर बन जाएगा। इंपॉर्टेंट मेन सवाल इस वजह से बता रहे हैं, 2 तरीकों से पूछा जाता है। समीकरण 3 हुआ 1 का प्रतिच्छेदन बिंदु, इसे क्या मान लें, c प्रतिच्छेदन बिंदु, क्या मान लें c। अब इसको भी हल करेंगे, तीसरा क्या है 2x + y = 7, 2x + y = 7 और ये क्या है x + 2y = 2। अब ये डायरेक्ट तो दोनों में गुणांक बराबर करने पड़ेंगे, तो इस समीकरण में 2 का गुणा किए ले रहे हैं, ऊपर वाले समीकरण को ऐसे ही बना लीजिए, इसमें 2 का गुणा कर लीजिए, तो 2
2x प्लस 4y बराबर 4। वैसे नीचे ये रखिए 2x प्लस y बराबर 7। ये नॉर्मल है, 10th में जैसे समीकरण हल करते थे। अब घटाएंगे तो x वाला पद कैंसिल हो जाएगा, तो 3y बराबर -3, तो y बराबर -1। तो y का मान -1 आएगा। y का मान कहीं भी रख दीजिए, चाहे इसमें चाहे इसमें। तो y का मान -1 यहाँ रख देते हैं, तो y का मान -1 रखेंगे तो -2 हो जाएगा। तो x -2 बराबर 2, तो x बराबर 4। तो स्टूडेंट्स तीनों पॉइंटों में क्या आ गए? निर्देशांक। अब हम क्या बनाएंगे? फिगर बनाएंगे। तीनों पॉइंटों को ग्राफ में दर्शाएंगे तो देखेंगे एक त्रिभुज ही बनेगा। तो देखिए, और फिर बाकी प्रोसीजर आपको करना आता है। यू कैन ट्राई द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? 0,1। तो 0,1 का मतलब x अक्ष में चला नहीं, y अक्ष में ये 1 चला। ये पहला पॉइंट बना 1, 0,1 है ना। दूसरा पॉइंट b कितना है? 2,3। तो 2,3 का मतलब x अक्ष में 2, y अक्ष में 3। तो ये y अक्ष में 1 चला है, तो 3 ऊपर होगा b। ये 2,3 हो गया। चौथा तीसरा पॉइंट है 4,-1, यानी x अक्ष में 4 दूरी और y अक्ष में -1 का मतलब नीचे की ओर ये पॉइंट मिलेगा c। 4,-1। अब स्टूडेंट्स मिलाइए इसको, तीनों देखो, तीनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो ये त्रिभुज बनेगा। आप देखिए ये त्रिभुज बिल्कुल उसी स्थिति का प्राप्त हुआ है। आप बताइए समीकरण 1 और 2 का प्रतिच्छेदन बिंदु A है, तो 1 व 2 का प्रतिच्छेदन बिंदु A है। तो इस चित्र में देख के बताइए एक पॉइंट में कौन सी रेखाएं मिलके आ रही है? AB और AC। देखिए फिगर के साथ एक इनका प्रतिच्छेदन बिंदु AB और AC का। तो ये जो दो समीकरण है इनमें से किसी को भी AB दे दीजिए और किसी को भी AC नाम दे दीजिए। तो यहाँ पर ये जो लाइन बनेगी इसको मैं मान ले रहा हूँ y - x बराबर 1, है ना। और ये जो AC रेखा है ये बन गई x प्लस 2y बराबर 2। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं इसमें। तो बताइए ये लाइन हो गई और ये लाइन हो गई, तो अब कौन सी लाइन बची? 2x प्लस y बराबर 7 बची। तो स्टूडेंट्स ये लाइन हो गई 2x प्लस y बराबर स्टूडेंट्स 7 हो गई। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया था? त्रिभुज का क्षेत्रफल आप तभी निकाल पाएंगे, देखिए तीनों रेखाओं से कौन सी आकृति बन रही है? त्रिभुज ही तो बन रहा है इसी। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? मैंने कहा था जितने भी शीर्ष है उसमें x अक्ष पे लंब गिराएंगे। तो इस शीर्ष से x अक्ष पे लंब गिराएंगे तो ये तो लंब है ही है AO। इसके निर्देशांक क्या? 0,0। B से लंब गिराएंगे तो यहाँ पे नाम डाल लीजिए P, है ना। और C से यहाँ से लंब ऐसे गिरेगा यहाँ पर आगे, है ना स्टूडेंट्स। तो C से लंब गिराएंगे तो ये मिलेगा क्या? Q। P के निर्देशांक क्या होंगे? P के निर्देशांक होंगे 2,0 और Q के निर्देशांक 4,0। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। अब क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको समीकरण पता चल चुका है, तीनों रेखाओं के समीकरण भी पता है, तीनों शीर्षों के निर्देशांक भी पता है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बहुत इजीली निकाल लेंगे। इस त्रिभुज के दो पोर्शन हो रहे हैं, पहला पोर्शन दूसरा पोर्शन। तो पहले पोर्शन में भी वर्टिकल स्ट्रिप और दूसरे पोर्शन में भी वर्टिकल स्ट्रिप। तो इस पोर्शन का नाम क्या होगा? यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे कोई भी हम S। तो ABS का क्षेत्रफल, यहाँ BSC का क्षेत्रफल। बिल्कुल पुराना सवाल बन गया है। तो ABS का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या? ये दो वक्र है, एक ऊपर वाली रेखा एक नीचे वाली रेखा। तो क्या लगेगा? इंटीग्रेशन y1 - y2 × dx। तो ये कहाँ से कहाँ तक एरिया कवर कर रहा है? x अक्ष में O से लेके P तक। तो O में x अक्ष का निर्देशांक क्या है? 0 और P का 2। तो एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। तो बताइए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या बनेगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर इस फिगर के अनुसार ABS का क्षेत्रफल प्लस दूसरा पार्ट क्या बन रहा है? BSC। लेकिन देखिए इसका कुछ पोर्शन नीचे है, तो जब BSC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप नॉट लगा लेंगे,
ये पोर्शन इसका बीएससी के नीचे है ना, या एडीएस का फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका तो पॉजिटिव ही आने वाला है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो मॉड यहाँ पे लगा के करिए, मॉड यहाँ पे लगा के करिए। तो एबीएस का क्षेत्रफल इंटीग्रेशन वर्टिकल स्ट्रिप लगी है टॉप माइनस बॉटम, लेकिन वर्टिकल स्ट्रिप लगाएंगे कब, जब दो वक्र आ रहे हो तभी ये वाला प्रयोग करना है आपको, दो वक्रों से घिरे भाग का क्षेत्रफल। तो ये ऊपर एक ही लाइन आ रही है, नीचे कौन सी लाइन आ रही है, बीसी। तो क्या लगेगा वर्टिकल स्ट्रिप में इंटीग्रेशन, और कहां से कहां तक, देखिए वर्टिकल स्ट्रिप इस पोर्शन में आ रही है, कहां से कहां तक एरिया, O से P तक। तो O में x अक्ष का निर्देशांक 0, P में कितना 2, तो 0 से 2 y1 माइनस y2 dx। ये मॉड कभी हटेगा जब इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, मॉड तोड़ेंगे नहीं हम। बीएससी का क्षेत्रफल देखिए, बीएससी स्टूडेंट्स पूरा ये पोर्शन कवर कर रहा है, बीएससी बीएससी में जो पोर्शन है वो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, बीएससी एक्स अक्ष में कहां से कहां तक चल रहा है, सॉरी बीएससी, हाँ बीएससी वाला पोर्शन देखिए एक्स अक्ष में कहां से कहां चल रहा है, पी से लेके सी तक। तो पी में एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या 2, और सी में क्यू में, सॉरी बी से क्यू तक, एक्स अक्ष में देखिए बी से क्यू तक, तो 2 से 4। और यहाँ पर क्या लगेगा, वर्टिकल स्ट्रिप लगी तो टॉप माइनस बॉटम, तो टॉप वाले कर्व का y माइनस बॉटम वाले कर्व का y। तो टॉप वाला कर्व का y हमने y3 ये ले रहा हूँ क्योंकि y1 y2 यूज कर चुके हैं, माइनस इसका क्या y2 dx। अब देखिए y1 क्या है, इसका y, तो इसका y तो होगा y1, इसका जो इस स्ट्रिप में नीचे कौन सा आ रहा है, bc, तो bc का y, यहाँ पे y1 की जगह क्या रखेंगे, इसका y बराबर 1+x, और यहाँ बॉटम में y2 की जगह इससे y का मान निकालेंगे, तो y2 की जगह क्या निकलेगा, y बराबर 2 माइनस x बाई 2, और यहाँ पे y3 क्या रखेंगे, y3 देखिए ये लाइन आ रही है, वर्टिकल स्ट्रिप ये है ना, तो इसमें y3 है, तो y3 का मतलब ऊपर वाले कर्व का y, तो इसका y रखिएगा, और y4 में देखिए नीचे कौन सी लाइन आ रही है, bc, तो फिर से bc वाला y y4 की जगह रखा जाएगा, और पूरी सही तरीके से इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। ये मॉड तभी ब्रेक करेंगे जब इंटीग्रेशन सॉल्व होगा, तो आंसर कैसा है, पॉजिटिव। तो आई थिंक ये सवाल आप कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल में। अगला क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट्स किया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल भी है, मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन नए तरीके से पूछा गया तो देखिए। कह रहा सिद्ध कीजिए कि वक्र y स्क्वायर बराबर 4x, वक्र का समीकरण क्या है, y स्क्वायर बराबर 4x, और दूसरा वक्र क्या है, x स्क्वायर बराबर 4y। पहले मैं सबको लिख दे रहा हूँ, और रेखाएं क्या है, रेखाएं हैं x बराबर 0, रेखाओं के समीकरण, रेखाओं के समीकरण, x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 4, y बराबर 4, है ना। तो पहले आप इन दोनों वक्रों को पहचानिए, ये दोनों वक्र क्या है, y स्क्वायर बराबर, इसको 4a बोलिए, y स्क्वायर बराबर 4ax, और ये x स्क्वायर बराबर 4ay, इसको भी 4a बोलिए। तो ये y स्क्वायर बराबर 4ax वाला फॉर्मूला है, और दूसरा x स्क्वायर बराबर 4ay वाला फॉर्मूला है। तो दोनों का तुरंत हम क्या बना लें, ग्राफ बना लें, है ना। तो y स्क्वायर बराबर 4ax का ग्राफ ऐसा होता है, ये y स्क्वायर बराबर 4ax नहीं है, इसमें 4x है, तो यहाँ पर 4x लिख दिया, और x स्क्वायर बराबर 4y का ग्राफ ऐसा होता है। ये कौन सा है, x स्क्वायर बराबर 4y का ग्राफ है। तो देखिए ये तो हमने इसके वक्र बना दिए, लाइनें बनाई। x बराबर 0 क्या होता है, x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण होता है, y बराबर 0 किसका होता है, x अक्ष का समीकरण होता है, x बराबर 4 चल रहा है। अच्छा बताइए, ये दोनों वक्र एक दूसरे को 2 पॉइंट पे काट रहे हैं, एक मूल बिंदु पर और एक इस एक पॉइंट पे, तो दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 व 2 का प्रतिच्छेदन बिंदु, हमें एक ही निर्देशांक चाहिए होंगे ना, ये दोनों परवल एक दूसरे को 2 जगह काट रहे हैं, एक बार मूल बिंदु पे एक बार ए पे, तो मूल बिंदु पे निर्देशांक फिक्स 0,0,
बस मुझे एक निर्देशांक चाहिए। कैसे मैं आपको पीछे बता चुका हूँ ऐसे सवाल। इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का क्या मान, तो समीकरण एक मान होगा प्रतिच्छेदन बिंदु। प्रतिच्छेदन बिंदु स्टूडेंट्स आप निकालेंगे तो 4,4 मिल जाएगा। देखो सरल चित्र से देखिए 4,4 कहाँ पे, प्रथम चतुर्थांश में, ये 4,4 एक निर्देशांक। कितने स्टूडेंट्स, 4,4। एक काम करिए, इस प्रतिच्छेदक बिंदु से आप लंब गिरा लीजिए ऐसे, तो ये क्या होगा, ये इस बी पॉइंट पे काटे, तो ये स्टूडेंट्स हो गए 4,0। और बताइए 4,0 का मतलब x अक्ष में 4 चला, y अक्ष में नहीं चला, तो ये x बराबर 4 हो गया। तो बताइए मैंने x बराबर 4 की लाइन भी बनाई। अब क्या बनाना है, y बराबर 4। y बराबर 4 किसके समांतर होगा, तो बताइए ये लंब मैंने x अक्ष में डाला है, अगर ये लंब मैं y अक्ष में डाल दूं ऐसे, अगर मैं इस लंब को y अक्ष में डाल दूं तो ये यहाँ P पॉइंट पे काटेगा। और बताइए ये पॉइंट P कहाँ पे स्थित है, y अक्ष में। y अक्ष में स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक 0 वो 0। और कोटि कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, ये एक वर्ग बन गया और वर्ग के आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर, चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ये 4 है तो ये भी कितनी होगी, 4। तो बताइए y अक्ष के समांतर रेखा तो इसकी डिस्टेंस कितनी, 4। ये डिस्टेंस कितनी होगी, 4। तो इसके सामने वाली भुजा कितनी होगी, 4। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 4 तथा y बराबर 4 वाला बना वर्ग। तो देखिए चारों में कहां से गिर के वर्ग ही तो बन रहा है। फिगर उतना साफ नहीं आया बोर्ड में, लेकिन देखिए ये चारों भुजाओं की लंबाई कितनी है, 4 4 है ना। तो क्या कह रहा है, इस वर्ग को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। कौन से परवल है, ये वाला परवल है और ये वाला परवल है। तो देखिए इस परवल के 3 भाग, इस वर्ग के 3 भाग तो हो रहे हैं, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, देखिए है ना। तो हमें ये प्रूव करना है कि इन तीनों भागों का एरिया बराबर होगा, क्योंकि 3 बराबर भागों में बांटते हैं तो मतलब क्या है, तीनों भागों का एरिया आपस में क्या निकालना है, बराबर। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले हम इस फर्स्ट पार्ट का एरिया, फिर सेकेंड पार्ट का एरिया और फिर थर्ड पार्ट का एरिया निकालेंगे। तो प्रथम भाग का एरिया निकालते हैं, यहाँ पर आप पॉइंट ले लीजिए, तो P यहाँ पर क्यों डाल रहे हैं, यहाँ पे कहा डाल रहे हैं। तो किस भाग का एरिया पहले निकालते हैं, किस भाग का एरिया, ये कितना एरिया, दूसरा ये वाला एरिया और तीसरा ये वाला एरिया, है ना। तो ध्यान से देखिए, पहले भाग का नाम OP, ये A पॉइंट है, OPAQ है ना। तो पहले भाग OPAQ का क्षेत्रफल बराबर। अब बहुत ध्यान से देखिए, इसमें दो वक्र नहीं आ रहे हैं, देखिए इसमें सिर्फ इस भाग में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ ये वाला परवलय आ रहा है। कौन वाला, ध्यान से देखिए, y² बराबर 4x वाला परवलय आ रहा है। मुझे कितना भाग निकालना है, सिर्फ इस भाग का एरिया मैं देख रहा हूँ। कितने भाग का एरिया अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एरिया तो y अक्ष से घिरा हुआ चल रहा है। देखिए ये जो एरिया है ये x अक्ष में थोड़ी कवर कर रहा है, ये देखिए ये y अक्ष के दाहिनी ओर स्थित है। तो जब किसी वक्र का एरिया y अक्ष से घिरा हुआ हो तो कौन सा स्ट्रेट लगती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लगती है, क्षैतिज पट्टी लगती है। और इस पट्टी की चौड़ाई क्या लेते हैं, dy लेते हैं। तो इस पोर्शन का एरिया हम क्षैतिज पट्टी की सहायता से लगाएंगे। और जब क्षैतिज पट्टी विधि का प्रयोग करते हैं तो एरिया का फार्मूला क्या लगता है, x dy। क्या लगता है स्टूडेंट्स, x dy। दो वक्रों से घिरा हुआ नहीं है, इसमें से परवलय ही आ रहा है, कौन सा, y² बराबर 4x वाला। अच्छा बताइए इसकी लिमिट कहां से कहां, y अक्ष में कहां से कहां चल रहा है, O से P तक, नीचे से ऊपर। तो इसमें किसके निर्देशांक देखेंगे, y के, तो यानी 0 से कहां तक, 4। तो 0 से 4 x dy। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। और परवलय कौन सा आ रहा है, y² बराबर 4x। तो इससे हमें x का क्या निकालना पड़ेगा, मान। तो x का मान कितना आएगा स्टूडेंट्स, देखिए इससे x का मान निकालिए, y²/4 dy, क्योंकि इसमें स्ट्रिप कौन सी लगी है, हॉरिजॉन्टल। तो 1/4 का बाहर कर लीजिए, 1/4 बाहर आ जाएगा
वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब अपॉन 3 लिमिट कितनी 0 से 4 लिमिट लगाइए तो 1/4 4 का क्यूब 64/3 और यहाँ -0 तो यहाँ पर कितना आएगा 1/4 इंटू 64/3 4 से काट दीजिए तो 16/3 तो 16/3 वर्ग सारे एरिया पॉजिटिव ही आएंगे क्योंकि पूरा वर्ग कहाँ पे बन रहा है प्रथम चतुर्थांश में। तो स्टूडेंट्स पहले भाग का क्षेत्रफल 16/3 आ गया अब दूसरे भाग का भी 16/3 आना चाहिए और तीसरे भाग का तभी प्रूफ होगा। तो दूसरा भाग देखिए स्टूडेंट्स क्या है दूसरे भाग का नाम अगर मैं लिखूं तो दूसरे भाग का नाम ध्यान से देखिए OQARO का क्षेत्रफल। अब बताइए ये जो भाग बन रहा है इसमें ये वाला परवलय भी है ये वाला परवलय भी यानी ये जो दूसरा भाग है ये दो वक्रों से घिरा हुआ है और कहाँ पे तो इसमें वर्टिकल स्ट्रिप लगाइए ना जैसे ही वर्टिकल स्ट्रिप लगाएंगे तो ऊपर वाले परवलय को भी कवर करेगी और नीचे वाले को भी कवर करेगी। तो इसमें कौन सा एरिया लगेगा इंटीग्रेशन y1 - y2 याद आया है सवाल में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे इसमें इस पोर्शन में एरिया वर्टिकल स्ट्रिप से जिसकी चौड़ाई कितनी dx लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी आप देखिए ये जो परवलय है ये कहाँ से कहाँ तक O से शुरू हुआ है और ये पॉइंट कहाँ पे जा रहा है x अक्ष में B तक तो O से B तक चल रहा है x अक्ष में। तो वर्टिकल स्ट्रिप लगाएंगे तो इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा तो यहाँ लिमिट x की 0 से 4 y1 - y2 dx। तो y1 का मतलब ऊपर वाले वक्र का y y2 का मतलब नीचे वाले वक्र का y। तो देखिए स्ट्रिप के ऊपर कौन सा है ये तो इसका y निकालिए तो y स्क्वायर बराबर 4x तो y बराबर 2√x ये निकलेगा और नीचे वाला स्ट्रिप ये है स्ट्रिप के नीचे ये आ रहा है तो इसका समीकरण क्या है x स्क्वायर बराबर 4y तो इसका y क्या होगा स्टूडेंट्स x स्क्वायर बाई 4 dx। इसको सॉल्व करें तो अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे 2 और √x का कैसे x की पावर 1/2 करके तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 2/3 x की पावर 3/2 2/3 कांस्टेंट है तो लिमिट किसमें लगेगी 0 से 4 x की पावर 3/2 माइनस या अपॉन का 4 बाहर कर लीजिए और x स्क्वायर का कितना x³/4 और ये x³/3 तो 1/3 बाहर x³ अंदर लिमिट कितनी 0 से 4 तो अब मान रखिए 2 दूनी 4/3 सबसे पहले अपर लिमिट तो अपर लिमिट 4 और 4 की पावर 3/2 4 की जगह 2 का स्क्वायर पावर कितनी 3/2 तो घात के ऊपर घात तो गुणा होगा घात कैंसिल 2 से 2 कैंसिल 2 का क्यूब कितना 8 माइनस यहाँ x की जगह 0 माइनस यहाँ 1/12 यहाँ x की जगह 4 का क्यूब 64 तो स्टूडेंट्स 4 × 32 माइनस 4 से कैंसिल करके 4 की हमारा 16 16/3 32/3 में 16/3 माइनस होगा तो 16/3 वर्ग किया। तो देखिए दूसरे पार्ट का एरिया भी कितना है 16/3 वर्ग इकाई बस तीसरा पार्ट और बाकी है इसका और 16/3 निकालना आएगा तो प्रूफ हो जाएगा है ना स्टूडेंट्स। तो आप बताइए तीसरे भाग का नाम क्या है ORADO यही तो है तीसरा भाग। तो तीसरे भाग ORADO का क्षेत्रफल और ध्यान से देखिए ORBAO में सिर्फ एक परवलय आ रहा है दोनों नहीं आ रहे देखिए यही वाला तो आ रहा है यही आ रहा है ना और ये परवलय कहाँ पे देखिए ये परवलय x अक्ष के ऊपर बना है ना तो इसमें कौन सी स्ट्रिप लगा दें वर्टिकल स्ट्रिप इसमें भी लगा दें dx चौड़ाई की और कहाँ से कहाँ तक एरिया O से B तक तो x अक्ष के सापेक्ष होगा क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप लगाई है तो x अक्ष में O से B में O में x की लिमिट 0 रहेगी और B में 4 0 से 4 और y dx यही लगेगा। अब y का मान निकालना पड़ेगा तो बताइए ये है ना तो
तो इस वक्र का y कितना x²/4, तो 0 से 4 x²/4 dx। तो ये 1/4 बाहर कर ले, 1/4 इंटू और x² का समाकलन x³/3 और लिमिट कितनी 0 से 4। तो लिमिट लगाएंगे 1/4 इंटू x की जगह 4, 4 का क्यूब 64/3 और यहाँ माइनस x की जगह 0 रख देंगे 64/3, 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 16/3 वर्ग इकाई। तो बताइए तीसरे भाग का भी एरिया क्या हो गया 16/3। बस मुझे यही तो प्रूव करना है कि तीनों वर्ग को 3 बराबर भागों में बांटता है। तो आप क्या लिखेंगे लास्ट लाइन में कि स्पष्ट है कि उपर्युक्त गणनाओं से स्पष्ट है कि वर्ग के तीनों भाग कौन कौन से बनते हैं एक बार लिख लीजिए। तो OPAQO का क्षेत्रफल बराबर दूसरा भाग का नाम OQARO का क्षेत्रफल बराबर तीसरा भाग क्या है ORABO तीनों का क्षेत्रफल आपस में क्या हो गया बराबर कितने के बराबर 16/3 वर्ग इकाई। यही तो सवाल कह रहा है कि 3 बराबर भागों में बांटता है, तीनों का एरिया क्या दिखाना है बराबर दिखाना है। ये स्टूडेंट्स प्रूव हो गया ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में मैंने आपको निश्चित समाकलनों पर आधारित कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। अब मैं इस चैप्टर को अगले दिन कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू। स्वागत है आप सभी का शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन वीडियो क्लास में। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था डार्विन थ्योरी के बारे में, डार्विनिज्म के बारे में बताया था, डार्विनवाद के बारे में बताया था। आज बात करेंगे उत्परिवर्तनवाद। किसकी बात करेंगे उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद जो है इसको जो है हीगो डी वरीज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने दिया था हीगो डी वरीज ने दिया था। और ये बहुत पूछा जाता है कि उत्परिवर्तनवाद किसने दिया था हीगो डी वरीज ने दिया था। हीगो डी वरीज ने अपने प्रयोग किए थे और उस प्रयोग के आधार पर उन्होंने उत्परिवर्तनवाद को जन्म दिया। उत्परिवर्तनवाद वास्तव में जैव विकास की एक परिकल्पना को बताता है, एक थ्योरी को बताता है कि किस प्रकार से जैव विकास हुआ। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डार्विन और बेटसन की। डार्विन ने भी एक्चुअली में वास्तव में उत्परिवर्तन को देखा था, परंतु उन्होंने उसको उत्परिवर्तन नाम ना दे करके उन्होंने डार्विन ने इसे नवोदय प्रदर्शन कहा था। क्या कहा था नवोदय प्रदर्शन, जिसे इंग्लिश में हम स्पोर्ट्स कहते हैं। डार्विन ने उत्परिवर्तन को नवोदय प्रदर्शन कहा था। उत्परिवर्तन ना कह करके उन्होंने क्या कहा था नवोदय प्रदर्शन कहा था। और बेटसन ने इसे विच्छिन्न विविधताओं के नाम से कहा। बेटसन ने क्या कहा विच्छिन्न विविधताएं, डिसकंटिन्यूअस और सैल्यूटरी वेरिएशन। विभिन्नताएं जैसे कि आप सभी लोगों को पता है विभिन्नताएं क्या होती हैं। विभिन्नताएं जो है जैसा कि एक एग्जांपल के द्वारा आपको ये समझाऊंगा कि विभिन्नताएं क्या होती हैं। विभिन्नताएं वास्तव में देखिए जैसा आप सभी लोगों को पता है कि एक ही माता पिता की जो संतानें होती हैं जो है उनकी शक्लें एक जैसी नहीं पाई जाती, उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती है, उनका क्या कारण होता
जिनको देखा था वास्तव में वह क्या था कि डार्विन और इससे पहले कुछ वैज्ञानिक पादप और जंतुओं में कुछ उन्होंने ऐसे लक्षण देखे थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्रमिक विकास के द्वारा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्रमिक विकास के द्वारा नहीं बल्कि अकस्मात ही उत्पन्न हो जाते हैं। और ऐसे परिवर्तनों को उन्होंने डार्विन ने नवोदय प्रदर्शन कहा था और वाटसन ने इसे विच्छिन्न विविधताओं के नाम से पुकारा। पर इसका प्रचलित अध्ययन जो है वो ह्यूगो डे व्रीज ने किया था और ह्यूगो डे व्रीज ने उसको उत्परिवर्तनवाद कहा। ह्यूगो डे व्रीज ने देखा, ह्यूगो डे व्रीज ने उत्परिवर्तन की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी। उन्होंने बताया कि जीवों में जो होता है आकस्मिक परिवर्तन के कारण अकस्मात परिवर्तन हो जाते हैं और इन्हीं अकस्मात परिवर्तन की वजह से नई जातियों की उत्पत्ति होती है। जबकि डार्विन ने क्या बताया था और क्या डार्विन के पहले लेमार्क ने क्या बताया था? उन्होंने लेमार्क ने तो ये बताया था कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है जिसकी वजह से नई जातियां बनती हैं। डार्विन ने बताया था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था, प्राकृतिक चयन को उन्होंने बताया था। उन्होंने बताया कि प्रकृति में केवल वही लोग जीवित रह पाते हैं जो प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये तो सिद्धांत था किसका? डार्विन का। परंतु डार्विन ने अपने सिद्धांत में कुछ बातों में उन्होंने नवोदय प्रदर्शन का भी नाम लिया था। आपको कहने का मतलब ये डार्विन ने देखा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें अकस्मात ही परिवर्तन आते हैं, उसमें कोई क्रमिक विकास की वजह से कोई परिवर्तन नहीं आता। ऐसे परिवर्तनों को डार्विन ने नवोदय प्रदर्शन कहा और वाटसन ने इन्हें विच्छिन्न विविधताएं कही। ठीक है, ये एक्चुअली में वास्तव में था क्या कि डार्विन का जब आलोचना हुई, तो डार्विन की जब आलोचना हुई तो आलोचना के बाद उन्होंने देखा कि जो विविधताएं या वेरिएशंस या परिवर्तन जो होते हैं उन्होंने उसको अलग तरीके से परिभाषित कर दिया और उन्होंने कहा कि ऐसे उत्परिवर्तन को उन्होंने नया नाम दे दिया जिसे नवोदय प्रदर्शन कहा जाता है। इंग्लिश में इसे स्पोर्ट्स कहते हैं। वाटसन ने इसे विच्छिन्न विविधताएं बनाया, डिसकंटिन्यूअस और सेल्फेटरी वेरिएशन। सेल्फेटरी वेरिएशन का मतलब होता है कि एक अपने आप, सेल्फेटरी वेरिएशन का मतलब होता है ऐसी विविधताएं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन चली भी जाती है। ठीक है, और उन्हीं विविधताओं के कारण नई जातियों की उत्पत्ति होती है और इसी वजह से क्या हुआ? इसी वजह से हमारा जैव विकास हुआ। ह्यूगो डे व्रीज ने वास्तव में अपने प्रयोग किए। इन्होंने यूरोप के हॉलैंड देश के निवासी थे, यूरोप के हॉलैंड देश के थे। ये एक पादप शास्त्री थे अर्थात एक बॉटनिस्ट थे ये। इन्होंने इनका जन्म 1848 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु थी वो 1935 में हुई थी। ह्यूगो डे व्रीज ने देखा वास्तव में यूरोप के हॉलैंड नामक देश में कुछ वहां के जो किसान थे उन किसानों ने देखा कि एक प्रकार के पौधे को देखा और इस पौधे को की बहुत सी जातियां भी उन्होंने देखी और इस पौधे को उन्होंने संध्या प्रिमरोज के नाम से पुकारा। किस नाम से पुकारा? संध्या प्रिमरोज, जिसे इंग्लिश में हम इवनिंग प्रिमरोज कहते हैं। इस नाम से ये पौधा जाना गया, संध्या प्रिमरोज या इवनिंग प्रिमरोज कहते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो ओइनोफोरा अमेरिकाना होता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो ओइनोफोरा अमेरिकाना है। ओइनोफोरा अमेरिकाना की ह्यूगो डे व्रीज ने 2 किस्में देखी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले उन्होंने क्या देखी? 2 किस्में देखी और दोनों किस्मों में जो है उन्होंने विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं देखी। वो विभिन्नताएं क्या थी? जैसे तने की लंबाई और रंग में विभिन्नता थी। दोनों किस्मों की तनों की लंबाई और रंग में विभिन्नता थी। पुष्पों की आकृति व रंग में भी विभिन्नता थी। इसके साथ साथ पत्तियों की आकृति व रंग में स्पष्ट विभिन्नताएं थी। ठीक है, पत्तियों तथा उसके रंगों की, पत्तियों की आकृति एवं रंगों में स्पष्ट विभिन्नताएं थी। दोनों किस्मों के पौधे शुद्ध नस्ली थे और ये जो उन्होंने दोनों पौधे देखे थे ये दोनों पौधे शुद्ध नस्ली थे, प्योर ब्रीडिंग थे, प्योर ब्रीड थे। ये शुद्ध नस्ली का मतलब क्या होता है? शुद्ध नस्ली का मतलब होता है कि 2 जो अलग अलग जातियां उन्होंने देखी, 2 किस्में जो देखी थी उससे जब वो नई किस्म, उससे जब उसको जो है उससे जब वो उसकी पीढ़ी बनाते थे, जो नेक्स्ट जनरेशन बनाते थे, उसमें भी किसी प्रकार की कोई विभिन्नताएं नहीं आती हैं। इसको हम शुद्ध नस्ली कहते हैं। शुद्ध नस्ली का
मतलब ये हुआ कि ये जो इनकी नस्ल होती है शुद्ध होती है, जल्दी परिवर्तित नहीं होती है। और इसको कैसे चेक करते हैं? बार बार ब्रीडिंग कराते जाइए, नई जनरेशन उत्पन्न करते चले जाइए, और उस नई जनरेशन में अगर कोई परिवर्तन नहीं आता है तो हम उस जनरेशन को क्या कहते हैं? उस पीढ़ी को हम शुद्ध नस्ली कहते हैं। तो जब ह्यूगो डी व्रीज ने इन दोनों जातियों को देखा, इन दोनों किस्मों को देखा, और इन्होंने बताया कि ये दोनों किस्में एक दूसरे की क्या थी, ये अपने में क्या थी? शुद्ध नस्ली थी। इनकी विभिन्नताएं आनुवांशिक थी, और इनकी जो विभिन्नताएं मतलब शुद्ध नस्ली थी अर्थात दोनों अलग अलग नस्ल के थे, अर्थात दोनों अलग अलग किस्म थे, और प्रत्येक किस्म एक दूसरे से क्या था? शुद्ध नस्ली था। और इनमें जो पाई जाने वाली विभिन्नताएं थी वो आनुवांशिक थी, अर्थात जो विभिन्नता हमें एक किस्म में देखने को मिलती है और दूसरी किस्म को देखने को मिलती है, वो क्या होती है? उनकी अगली पीढ़ियों में भी देखने को मिलती है। इसलिए हम कहते हैं कि इनकी विभिन्नताएं कैसी थी? आनुवांशिक। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। जब ह्यूगो डी व्रीज ने इन दोनों किस्मों को देखा, और इन दोनों किस्मों को देखने के बाद इन दोनों किस्मों को ये बार-बार उगाते रहे, और बार-बार उगाने के बाद अचानक क्या हुआ? अचानक इन्होंने एक ऐसी विभिन्नता उत्पन्न हो गई जिससे दो नई किस्म के पौधे बन गया था। अचानक विभिन्नताएं उत्पन्न हुई और नई नई किस्म के पौधे दिखाई देने लगे। इन्होंने अचानक देखा, ये जो है इन्होंने काफी पीढ़ियों तक उसका जो है उसके बीज को उगाते रहे, और बीज को उगाने के बाद एकाएक उन्होंने देखा कि अकस्मात परिवर्तन आ गया है, और इस अकस्मात परिवर्तन की वजह से एक नई जाति उत्पन्न हो गई। तब इन्होंने अपना उत्परिवर्तन सिद्धांत बनाया। तब इसके बाद इन्होंने क्या बनाया? अपना उत्परिवर्तन सिद्धांत बनाया। उत्परिवर्तन सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। उत्परिवर्तन सिद्धांत क्या होता है? नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटे-छोटे अस्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती। अर्थात कहने का मतलब है जो नई जीव जातियां बनती, इन्होंने क्या किया? इन्होंने आलोचना कर दी किसकी? डार्विनवाद के, लैमार्कवाद की आलोचना कर। उन्होंने बोला कि जो नई जीव जातियों की उत्पत्ति होती है वो लक्षणों में छोटे-छोटे अस्थिर विभिन्नताओं की वजह से नहीं होती है, बल्कि कैसे होती है? स्पष्ट एवं स्थायी आकस्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है, एकाएक उत्पन्न हो जाती है। जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जैसा कि डार्विन ने बताया था, डार्विन ने ये बताया था कि जो नई जातियां होती हैं उसमें जो छोटे-छोटे लक्षण अस्थिर विभिन्नताओं के रूप में उत्पन्न होते हैं, और प्राकृतिक चयन के द्वारा ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते रहते हैं? प्राकृतिक चयन के द्वारा नई किस्म उत्पन्न होती है। परंतु उन्होंने कहा, किसने कहा? ह्यूगो डी व्रीज ने बताया कि ये जो है प्राकृतिक चयन के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती, अकस्मात होती हैं और स्थायी होती हैं। वर्ण स्पष्ट एवं स्थायी आकस्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती हैं। पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया। सारे पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थात कहने का मतलब है कि क्रमिक विकास के फलस्वरूप ये जो परिवर्तन विभिन्नताएं होती हैं जिसकी वजह से नई जातियां बनती हैं, ये विभिन्नताएं जो है वो प्राकृतिक चयन के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती, बल्कि अकस्मात होती हैं और अपने आप होती हैं। दूसरी बात उन्होंने बताई, जाति का जो पहला सदस्य होता है जिसमें ये उत्परिवर्तन दिखाई देता है, जाति का जो पहला सदस्य होता है जिसमें ये उत्परिवर्तन दिखाई देता है, उसको हम उत्परिवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्परिवर्तक कहते हैं। और ये शुद्ध नस्ली होता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई पौधा था, उसमें अकस्मात कोई परिवर्तन आया, और उस पौधे में अकस्मात परिवर्तन आने की वजह से एक नई किस्म बन गई। तो सबसे पहले जिस पौधे में ये अकस्मात परिवर्तन हुआ उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम उत्परिवर्तक बोलेंगे, और वह हमेशा शुद्ध नस्ली होगा। अर्थात कहने का मतलब उत्परिवर्तन जो होते हैं वो शुद्ध होते हैं, अर्थात ये अगली पीढ़ी में भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने बताई। तीसरी बात इन्होंने ये बताई कि जो उत्परिवर्तन होते हैं अनिश्चित होते हैं, इनडिटरमिनेट होते हैं। कहने का मतलब क्या होता है? इनके कारण अंग अचानक या तो अधिक विकसित हो जाता है या कम विकसित हो जाता है या पूर्ण रूप से विलुप्त भी हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो उत्परिवर्तन होते हैं, जो म्यूटेशंस होते हैं, वो इनडिटरमिनेट होते हैं। कब हो जाए इसका कुछ पता नहीं चलता। इंटरमिनेट का मतलब क्या होता है?
उसको पहले से डिटर्मिनेट नहीं कर सकते, वो अनिश्चित होते हैं। और अनिश्चित का मतलब क्या हुआ कि वो निश्चित नहीं होते कि कब होंगे, किस समय होंगे, अकस्मात ही हो जाएंगे। और अकस्मात परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन अनिश्चित इंडिटरमिनेट होते हैं, इसके कारण अंग अचानक या तो अधिक विकसित हो जाता है या कम विकसित हो जाता है या पूर्ण रूप से विलुप्त हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि नए अंग बन जाते हैं उत्परिवर्तन की वजह से। क्या हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि नए अंग भी बन सकते हैं उत्परिवर्तन की वजह से। तो ये सारी चीजें जो भी जैव विकास हुआ ह्यूगो डी व्रीज के अनुसार वह उत्परिवर्तन के कारण ही हुआ। किसके कारण हुआ? उत्परिवर्तन के कारण ही हुआ। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्परिवर्तन लाभदायक भी हो सकते हैं या हानिकारक भी हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट। जो उत्परिवर्तन हो सकता है वो अगली पीढ़ी के लिए, उस पीढ़ी के लिए या तो वो लाभदायक भी हो सकता है और वो हानिकारक भी हो सकता है। ऐसा उत्परिवर्तन हो जाए जो उस जाति के लिए हानिकारक भी हो सकता है, अर्थात उस जाति को खत्म भी कर सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो म्यूटेशंस होते हैं, उत्परिवर्तन होते हैं, ये बेनिफिशियल भी होते हैं, ठीक है, लाभदायक भी होते हैं, और ये जो है हानिकारक भी, हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 की बात करेंगे। सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की जो प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, अर्थात कहने का मतलब है जितने भी जीव जातियां पाई जाती हैं उनमें जो उत्परिवर्तन पाया जाता है वो नेचुरली होता है, वो प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है उनमें, जो कभी बहुत कम हो सकती है या कभी बहुत अधिक हो सकती है। पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे। उत्परिवर्तन के कारण एक जनक या पूर्वज से नई जातियां बनती हैं। यही पूरा जो है सार है इसका, उत्परिवर्तनवाद का, कि उत्परिवर्तन के कारण ही एक जनक या पूर्वजों से, एक जनक से अर्थात एक जनक में उत्परिवर्तन हुआ जिसकी वजह से क्या हो गई, नई जातियां बन गई, या पूर्वजों में कोई उत्परिवर्तन हुआ उसकी वजह से नई जातियां बन गई। ठीक है, तो ये जो था उत्परिवर्तनवाद जिसे ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था, और इनका समर्थन जो है जोहानसन ने किया था। किसने किया था? जोहानसन नामक पादशास्त्री ने इनका समर्थन किया था। किसका समर्थन किया था? ह्यूगो डी व्रीज का। कैसे किया था? इन्होंने ह्यूगो डी व्रीज के जैसे प्रयोग किए, ह्यूगो डी व्रीज के जैसे दो अलग-अलग वैरायटियों को, दो अलग-अलग किस्मों को अलग-अलग जगह उगाते रहे, तो उसमें क्या एक बार उनको देखने को मिला, उत्परिवर्तन देखने को मिला, जिसकी वजह से इनको जो है जोहानसन ने ह्यूगो डी व्रीज को सपोर्ट किया। ठीक है, इसके बाद क्या, कुछ अन्य वैज्ञानिक आए, आए और उन्होंने जो है ह्यूगो डी व्रीज के उत्परिवर्तनवाद को दोहराया, बार-बार किया, लेकिन कुछ पौधों में उत्परिवर्तन कभी हुआ ही नहीं, जिसकी वजह से ह्यूगो डी व्रीज की जो उत्परिवर्तनवाद थ्योरी थी, इसको लोगों ने उसकी आलोचना करना शुरू कर दी, और लास्ट में इस थ्योरी को उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, डिस्प्रूफ कर दिया। आगे फिर मॉडर्न थ्योरी आती है जो ये हमें बताएगी वो कि किस प्रकार से जैव विकास हुआ। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, बाकी मॉडर्न थ्योरी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।